हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। रावत विला में जो लड़का बॉबी को लेकर यूनिवर्सिटी से गया था, वो उस विला के एक आलीशान कमरे में नॉर्मल सा लोअर पहने लैपटॉप पर काम करते हुए बैठा था। तभी वहाँ पर कुणाल आ जाता है। कुणाल को इतनी रात को अपने कमरे में देख कर वो लड़का अपनी आँखें छोटी करके बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? कुणाल उस लड़के की बात पर बोला, भाई वो लड़का कुणाल की बात को बीच में काट कर बोला, यू नो ना, आई हेट अफेयर्स और कंट्रोवर्सी। उसे बस उसकी गलती की सजा मिली। कुणाल उसकी बात पर बोला, श्वेत भाई, जिस लड़के के साथ ये सब चल रहा है वो एक नालायक और बेवकूफ़ किस्म का लड़का है, जो अमीर खानदान से तो है लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं है। श्वेत ने कुणाल की बात को बीच में काट कर कहा। श्वेत की बात पर कुणाल थोड़ी हिम्मत करके बोला, सब आपकी तरह परफेक्ट नहीं होते भाई, और ना सब लड़कियां अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बेवफा होती है। इसलिए श्वेत कुणाल की बात को बीच में काट गुस्से में चिल्लाकर बोला, चुप रहो और निकलो यहाँ से। कुणाल श्वेत की बात पर और ज़्यादा बहस न करते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद श्वेत टाइम की तरफ देखता है जिसमें रात के 12 बजने वाले थे। श्वेत एक गहरी सांस लेकर चुपचाप बिस्तर की तरफ चला जाता है। बॉबी का कमरा। बॉबी सो चुकी थी लेकिन वो अभी भी दर्द से कराह रही थी, क्योंकि विप्लव ने जहाँ पर हाथ लगाया था वहाँ पर सिगरेट के जलने के निशान थे। तभी एक काला साया बॉबी के कमरे में आता है और डिम लाइट में बॉबी को देखने लगता है। वो कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर बॉबी के पास जा उसके बिस्तर पर लेट गले लगाते हुए धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगता है। बॉबी कर्टल होकर उसके सीने से लग जाती है। वो साया बॉबी के पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, भाव्या, सो जाओ। बॉबी उस आवाज़ पर नींद में बोली, दर्द हो रहा है भाई। वो साया बॉबी की बात पर बोली। बॉबी के हाथ को देखता है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए बिस्तर से उठकर दराज से ऑइंटमेंट निकालकर बॉबी के हाथ में दवा लगाने लगता है। बॉबी दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को पीछे लेती है, जिस पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और धीरे धीरे फूंक मारते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगता है। पूरी दवा लगाने के बाद वो बॉबी को अच्छे से कवर कर अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहन बॉबी के कमरे से बाहर निकल जाता है। वो साया बॉबी के कमरे से बाहर निकला, सीधा श्वेत के कमरे में जाता है और उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर अपने कदम श्वेत की तरफ बढ़ा देता है। श्वेत के बिल्कुल नज़दीक आकर वो एक स्केल निकालता और उसे श्वेत के पैर पर हल्का सा पुश करता है, जिसके साथ ही वो स्केल एक रस्सी की तरह काम करती है और वो उसके दोनों पैरों को इस तरह बांधकर बेड से बिल्कुल चिपका देता है और उसके दोनों हाथों को एक साथ बांध श्वेत के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है, जिससे श्वेत की नींद खुल जाती है। वो चिल्लाता उससे पहले उसके मुंह में से ढेर सारा रुमाल ठूस देता है ताकि श्वेत की चीखें बाहर न निकले। वो साया अपने सिलूक को ऊपर करता है तो उसके हाथ में वीएस का लोगो था। श्वेत हैरान भरी नज़रों से उसे देखने लगता है, जिस पर वीएस श्वेत के कमरे के दूसरी तरफ चला जाता है। श्वेत कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर में वीएस एक छोटी सी हथौड़ी अपने हाथ में लिए खेलते हुए अपने कदम श्वेत की तरफ बढ़ा देता है। श्वेत के पूरे शरीर में शरहन से दौड़ जाती है जब वो वीएस के हाथ में हथौड़ी देखता है। मास्क के अंदर से वीएस एक तिरछी मुस्कान के साथ वॉइस चेंजर लगा कर बोला, क्या हुआ? आंखों में डर मुझे बड़ा सुकून देता है। श्वेत अपने हाथ पैर को मारने लगता है, जिस पर वीएस उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, जितना हिलोगे उतना मारूंगा, इसलिए शांति से लेटे रहो। मुझे बस तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ना, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद तुम जो चाहो वो करना। श्वेत अपना सिर नहीं में हिलाने लगता है, जिस पर वीएस बहुत जोर से उसके टखने पर हथौड़ी से मारता है, जिससे श्वेत की चीख रुमाल के अंदर में ही रह जाती है। वीएस टखने को दबाते हुए श्वेत से बोला, शायद बहुत धीरे मारा मैंने। श्वेत की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपना सिर नहीं में हिलाने लगता है, जिस पर वीएस उसके दूसरे पैर के टखने पर बहुत जोर से मारता है। श्वेत से बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं होता और दर्द में बेहोश हो जाता है। वे हथौड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने हाथ में लगे खास को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए श्वेत के पैरों को खोल देता है और उसके हाथ को भी खोल रुमाल उसके मुंह से निकालते हुए कहता है, जब बारी खुद पर आती है तो बहुत तकलीफ होती है, डोंट वरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इतना कहकर वो एक नज़र श्वेत को देखने के बाद वहाँ से अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। इधर एमएलए हाउस में रावीन
रावीन और ऋतिक एमएलए के घर के बाहर खड़े हुए थे। सांची को रिवान ने बंगले भिजवा दिया था। रिवान पूरे घर को देखते हुए ऋतिक से बोला, ऐसा नहीं लगता जैसे गोवा को खूबसूरत करने के लिए पैसे दिया जाता है और ये अपने घर को खूबसूरत कर रहा हो। ऋतिक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है तो सिक्योरिटी गार्ड अपना सिर हिलाते हुए दरवाज़ा खोल देता है, जिसे देख रिवान खुश होकर कहता है, मेरा बॉस बड़ा फेमस आदमी है यार। रिवान की बात पर ऋतिक अपना सिर घुमा उसे घूर कर बोला, कीप योर फॉकिंग टंग सट वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। रावीन अपने होंठ पर उंगली रखकर ऋतिक से बोला, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जिसे सुनकर ऋतिक अंदर बढ़ते हुए बोला, मेरी गन में अभी भी 4 गोलियां बाकी हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन गोलियों में से किसी एक में तुम्हारा नाम लिखा हो। जिस पर रावीन जल्दी से बोला, अरे मैं ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं घर चलकर पूछ लूँगा। ऋतिक घुरकर रावीन की तरफ देखने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर रावीन इधर उधर देखते हुए बोला, मुझे लगा सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो अभी सुबह हो रही है। पॉलिटिक्स में रात दिन होता है और दिन रात होता है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, ऋतिक ने अंदर की तरफ जाते हुए कहा। ऋतिक की बात सुनकर रावीन अपना सिर हिला देता है। तभी तकरीबन 65 साल का एक आदमी नीचे आते हुए कहता है, क्या बात है, आज एक माफिया मेरे घर। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर उस आदमी की तरफ देख कर बोला, हेलो मिस्टर शुक्ला, बधाई हो एक बार फिर गोवा में अपना राज चलाने के लिए। रवि शुक्ला ऋतिक के बात पर नीचे आकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठते हुए बोले, शुक्रिया, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो खन्ना। ऋतिक रवि के सामने वाले सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रख कर बैठते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है कि मेरी पोजीशन आपसे नीचे है, तो अब आपको अपनी कुर्सी से प्यार नहीं रहा जो आप मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। रवि ऋतिक की बात पर बोले, तुम्हारे इसी एटीट्यूड के कारण 5 साल पहले तुमने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और अभी भी वही कर रहे हो। जिस पर ऋतिक अपनी पकड़ सोफे के हैंडल पर मजबूत करते हुए बोला, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना एटीट्यूड बदल लेना चाहिए। एमएलए रवि ऋतिक की बात पर गुस्से से बोले, तमीज़ से हो। ऋतिक बिना किसी भाव के बोला, तमीज़ तो तुमने भी नहीं मुझे नहीं दिखाया। जब तुमने मुझे खन्ना कहा तो तुम्हारी औकात क्या जो मैं तुम्हें तमीज़ दूंगा, विधायक। रवि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोले, तुम्हें काम क्या है ये बताओ। ऋतिक अपना सिर हिलाकर बोला, वही मैं भी कहने वाला था, मेरे लोगों पर हमला क्यों हुआ और अगर तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है तो तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है। रवि ऋतिक की बात पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे तुम सीधा यह क्यों नहीं कहते कि तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारे बंगले में थी। नहीं, ये कहना चाहिए कि जिसे तुमने पिछली रात बीच से उठा लिया था। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वही समझो, तो बताओ कहाँ है वो लड़की। रवि सातिर मुस्कान के साथ बोले, होने वाली बहू है मेरी, जवाब मिल गया, अब जाओ यहाँ से, अब आगे गोवा में। एमएलए हाउस। रवि के ये कहने पर कि प्रकृति उसके घर की होने वाली बहू है, ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। रावीन ऋतिक के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए थोड़ा सा घबरा जाता है। ऋतिक सोफे से खड़ा होकर अपने कदम रवि की तरफ बढ़ा देता है तो रवि एक पल के लिए सकपका जाता है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को देखकर वो शांत ही रहता है। ऋतिक रवि के सामने खड़ा हो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है कि तुमने क्या कहा है अभी। रवि ऋतिक की बात पर बोले, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अभी क्या कहा है और मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उसके घर वालों की मर्जी है इसमें। ऋतिक शांत नज़रों से रवि को देखते हुए बोला, उसे यहाँ बुलाओ। रवि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, और तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे? क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करते हुए मेरा एक बॉडीगार्ड जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। ऋतिक ने सीधा सा जवाब दिया। रवि एक बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो बॉडीगार्ड चेकबुक लाकर उसके सामने रख देता है। रवि चेकबुक में रकम डालने के बाद उसे ऋतिक की तरफ बढ़ाकर बोले, 10 लाख का चेक है, इससे ज़्यादा वो तुम्हारे बॉडीगार्ड की जान की कीमत नहीं होगी। तो ऋतिक रवि के सामने अपनी गन निकाल कर उसके इस बॉडीगार्ड पर चला देता है जिसने चेकबुक दिया था, जिसे देखकर रवि गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे घर में आकर यहाँ पर तमाशा कर रहे हो। ऋतिक उस चेक को पकड़कर रवि के हाथ में देते हुए बोला, खन्ना। ऋतिक, खन्ना, इतनी औकात है मेरी कि
मैं हर बॉडीगार्ड को ज़िंदगी भर पाल सकता हूँ, इसलिए अपना ये 10 लाख का चेक अपने बॉडीगार्ड के मरने में दे देना। और हाँ, वो लड़की मेरी आंखों के सामने चाहिए, वरना तुम्हें मार दूंगा और जेल भी चला जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है। ऋतिक की बात पर रवि अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं तो उनके बॉडीगार्ड अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ऋतिक के दर्जनों बॉडीगार्ड जाकर उन सबको घेर लेते हैं। ऋतिक रवि के कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा कर उसकी कुर्सी पर बैठ अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोला, इंतज़ार मुझे पसंद नहीं है और तुम जनता के सेवक हो, जनता तुम्हारी सेवक नहीं है, इसलिए मुझे इंतज़ार बिल्कुल मत करवाओ। रवि नफरत से ऋतिक को घूरते हुए बोले, तुम सच में एक घटिया लड़के हो, इसलिए तुम बिल्कुल अकेले हो। ऋतिक अपनी गन से खेलते हुए बोला, और शायद तुम भी अकेले हो जाओ अगर मैं तुम्हारे बेटे को मार दिया तो, इसलिए जितना कहा जाए उतना करो, कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। रवि ऋतिक को घूरने के बाद बोला, वो दोनों गार्डन में है। ये सुन ऋतिक राविन की तरफ देखते हुए बोला, लेकर आओ उन दोनों को। राविन ऋतिक की बात पर बोला, बॉस मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैडम कैसे बात कर रही हैं उनसे। राविन की बात सुन ऋतिक उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ये देखने आया हूँ कि मेरी बंदी किसके साथ में नैन मटक्का कर रही है। ऋतिक को गुस्सा होता हुआ देख राविन जल्दी से बाहर जाते हुए बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ, एक जाओ। ऋतिक ने बीच में कहा, जिस पर राविन कन्फ्यूजन में ऋतिक को देखते हुए बोला, अब क्या हुआ? रुक। ऋतिक कुर्सी से खड़ा होते हुए, मैं देख कर आता हूँ। राविन बुरा सा मुँह बनाता है और ऋतिक एक नज़र रवि को देखने के बाद गार्डन की तरफ चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद राविन रवि की तरफ देख कर बोला, एक बात बताइए, 10 साल के विधायक शासन में आपने कितना माल अंदर किया है? राविन के सवाल पर रवि उसे घूरते हुए बोला, कहीं तुम्हारे अंदर कुछ और ना चला जाए, अपना मुंह बंद करके रखो। राविन गन निकाल कर रवि को दिखाते हुए बोला, देख रहे हो, माफिया बोले थे ना गोली मार देंगे और कोई हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। रवि राविन की धमकी पर बस गुस्से में उसे घूरते हुए रह जाते हैं। इधर ऋतिक गार्डन में आता है तो उसकी नज़र 2 लोगों पर जा सकती है जो कि एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए थे। ऋतिक के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा देता है। ऋतिक उन दोनों के पीछे खड़ा होकर बोला, अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। प्रकृति पलटकर ऋतिक की तरफ देख हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ पर? ऋतिक उस लड़के की तरफ देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वरुण ऋतिक के रिएक्शन पर हल्की स्मिरिक वाली मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर इतना शौक क्यों? ऋतिक वरुण की बात पर अपना सिर नहीं में हिला प्रकृति से बोला, मतलब जो विधायक ने कहा बिल्कुल सच है। प्रकृति ऋतिक की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, मुझे नहीं पता क्या कहा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसे वरुण की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी बाहों में क्या कर रही हो? प्रकृति अपने चेहरे पर हल्का गुस्सा लेकर बोली, तुम बकवास शब्द क्यों यूज करते हो? ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, किसी को गले लगाना बाहों में नहीं होता तो क्या होता है, बताओ मुझे। प्रकृति एक गहरी सांस लेकर बोली, वरुण मुझे माफ़ी मांग रहा है और चाहता है कि हम दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाए। वो दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा। जिस पर ऋतिक व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, हा 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 हा, आदत बदलती है फितरत नहीं, और जैसा इसका बाप है वैसा ही तो ये रहेगा। ये सुन प्रकृति ऋतिक को घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरीके से किसी के कैरेक्टर पर सवाल कैसे उठा सकते हो? खुद को देखा है आईने में, गुंडे कहीं के। ऋतिक प्रकृति के बालों को कसकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वरुण उसे प्रकृति से दूर करते हुए कहता है, अपनी हद में रहो। ऋतिक अपने दूसरे हाथ से गन निकाल उठाकर वरुण पर तानते हुए बोला, बहुत शादी का चस्का चढ़ा है तुझे, उतार दूं क्या एक ही बार में सारी मर्दानगी? प्रकृति ऋतिक के हाथ पर हाथ रखते हुए दर्द में बोली, आह ऋतिक तुम क्या कर रहे हो और क्या बकवास कर रहे हो? शादी? यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? ऋतिक प्रकृति के जबड़े पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता या मेरे सामने इनोसेंट बनने की
कोशिश कर रही हूँ। प्रकृति अपनी आंखों में नमी लिए बोली, अचानक एक्सीडेंट हुआ तो मेरा सिर शीशे पर लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर जब नींद खुली तो मैं वरुण के घर में थी। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋतिक प्रकृति की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे घर वालों ने इस हरामजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। तुम शादी कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। प्रकृति ऋतिक से जैसे तैसे अपने बाल को छुड़ाकर वरुण को देखते हुए बोले, वरुण, तुम्हें पता था कि? हाँ, मुझे पता था और मैंने ही डैड से आकर कहा कि आई लाइक यू, तो उन्होंने तुम्हारे फैमिली से बात की और तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं है। वरुण ने सीधा से जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रकृति गुस्से में चिल्लाकर बोली, मेरे घर वालों कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती और तुमसे तो कभी नहीं करूँगी। मैंने दोस्ती में थोड़ा सा ट्रस्ट क्या दिखाया? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हो गई? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।